Hello and welcome back guys on my YouTube channel Professional Talks. In this video we are going to discuss about some important accounting terms which are generally not familiar with us, but these are most important, so let's start the video. So first accounting term is imprest account or imprest system. Under this system, petty cashier is given a defined sum, let's say 2500. At the beginning of a certain period, this amount is called imprest amount. The petty cashier goes on paying all expenses out of this imprest amount. तो ये 2500 है, उसमें से खर्च किए जाते हैं and records them in the imprest account, or we can say petty cash book, maintained by him at the end of the given period, say after a month. So किसी भी पीरियड के स्टार्टिंग में ही, पीरियड लेट से 1 वीक और मंथ, उसके स्टार्टिंग में ही प्रोप्राइटर से एक लमसम अमाउंट ले ली जाती है, जैसे कि इस एग्जांपल में 2500 लिए गए हैं, और फिर उसी 2500 अमाउंट जो कि इम्प्रेस्ड अमाउंट कहलाती है, उसी में से सारे खर्चे जो हैं वो पे किए जाते हैं बाय द कैशियर। जैसे कि खर्चे लाइक चाय पानी का खर्चा हो गया या कोई ट्रैवलिंग एक्सपेंस हो गया, तो वो उसी में से पे किया जाता है और फिर उसको रिकॉर्ड किया जाता है इम्प्रेस्ड अकाउंट में, या कह लो पेटी कैश बुक में। तो इसी को कहते हैं हम इम्प्रेस्ड अकाउंट, या इसी को एक इम्प्रेस्ड सिस्टम भी कहा जाता है, जिसमें 2500 रुपये लमसम अमाउंट मिला और फिर उसी लमसम अमाउंट से सारे खर्चे किए जाते हैं। तो ये है हमारी पहली अकाउंटिंग टर्म इम्प्रेस्ड अकाउंट। सेकेंड अकाउंटिंग टर्म पे चलते हैं, जो कि है विंडो ड्रेसिंग। तो विंडो ड्रेसिंग क्या होती है? वर्ड से तो बिल्कुल पता नहीं चल रहा है कि ये क्या है, आइए पढ़ते हैं इसके बारे में। विंडो ड्रेसिंग रेफर्स टू एक्शंस टेकन और नॉट टेकन प्रायर टू इशूइंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट in order to improve the appearance of the financial statements। तो होता क्या है कि हम कुछ एक्शंस लेते हैं, कुछ चेंजेस करते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट को इशू करने से पहले, इन ऑर्डर टू इम्प्रूव द अपीयरेंस ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ताकि हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट अच्छी तरीके से दिखाई दे। अगर हमारी इंटेंशन प्रॉफिट्स को बढ़ाना है तो प्रॉफिट्स को हम बढ़ाते हैं बाय मेकिंग मैनिपुलेशन इन अकाउंटिंग्स, और या फिर हमें प्रॉफिट को घटाना है तो मैनिपुलेट करके हम प्रॉफिट्स को घटा भी सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल में सत्यम स्कैम हुआ था, उन्होंने यही किया था, उन्होंने अपनी अकाउंटिंग्स को, अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को मैनिपुलेट किया था, विंडो ड्रेसिंग की थी। उन्होंने जो एक्चुअल फिगर्स थी उस एक्चुअल फिगर्स को ना दिखाकर उन्होंने नोशनल फिगर्स दिखाई थी, ताकि उनकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट जैसा वो चाहते हैं वैसी ही शो करें। तो इसे कहते हैं हम विंडो ड्रेसिंग। चलिए मूव करते हैं अकाउंटिंग टर्म्स 3 पे। तीसरी टर्म मर्चेंडाइज है, मींस गुड्स फॉर रीसेल, और वी कैन से ट्रेडिंग बिजनेस। और हम कह सकते हैं कि हमारा एक ऐसा बिज़नेस जिसमें हम मैन्युफैक्चर करेंगे गुड्स का, और फिर मैन्युफैक्चर करने के बाद उसे बेचेंगे। तो होता क्या है कि हमारे पास गुड्स हैं जो कि रीसेल के लिए हमने रखे हुए हैं, तो इसे ही बोलते हैं मर्चेंडाइज। नेक्स्ट पे मूव करते हैं अकाउंटिंग टर्म नंबर 4, फिक्टिशियस एसेट्स और नॉमिनल एसेट्स। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में आती भी है, अक्सर पूछा जाता है। तो these are the assets which cannot be realized in cash or no further benefit can be derived from these assets। एक ऐसे assets हैं जिससे कैश रियलाइज नहीं हो सकता और इससे कोई फर्दर बेनिफिट भी डिराइव्ड नहीं किया जा सकता। Such assets include debit balance of profit and loss account and the expenditure not yet written off, such as advertisement expense और preliminary expenses। एडवर्टाइजमेंट तो समझ में आता है, प्रीलिमिनरी क्या है उसके बारे में हमने नीचे लिखा है कि प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस क्या होते हैं, एटसेट्रा। कुछ इसके अलावा भी और भी होते हैं, जैसे कि डिस्काउंट ऑन इशूइंग ऑफ शेयर्स। आगे बढ़ते हैं। दीज एसेट्स आर नॉट रियली एसेट्स बट आर शोन ऑन द एसेट साइड ओनली फॉर द पर्पज ऑफ ट्रांसफरिंग दैम टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ग्रेजुअली ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। तो हम कह सकते हैं कि ये कुछ ऐसे एसेट्स होते हैं जो कि एक्चुअली में एसेट्स नहीं होते, बट हम इसे प्रिज्यूम करते हैं कि ये एसेट्स हैं, ताकि हम एक सर्टेन अमाउंट जो है वो ट्रांसफ़र कर सकें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ग्रेजुअली ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। जैसे कि प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस हो गया या एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस हो गया, ये कुछ बड़े खर्चे हैं या फिर शुरुआती खर्चे हैं जो कि हम प्रॉफिट एंड लॉस में इकट्ठे ना ले जाकर हम क्या करते हैं, उन्हें पहले बैलेंस शीट में ले जाते हैं और फिर बैलेंस शीट से उन्हें ट्रांसफ़र कर देते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो ये था हमारा चौथा टर्म, फिक्टिशियस एसेट और नॉमिनल एसेट, जिसका मतलब सिंपल सा ये था कि असेट नहीं होते ये, बट हम इन्हें असेट मानते हुए बैलेंस शीट में दिखाते हैं, और कुछ अमाउंट इनका हर साल एक फिक्स्ड अमाउंट हम हर साल प्रॉफिट एंड लॉस में ले जाते हैं।
चलिए आगे बढ़ते हैं हम प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस की तरफ। तो प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस क्या होते हैं? मोस्ट कंपनीज इनकर एक्सपेंसेस प्रायर टू बीइंग फुली फॉर्म्ड एंड बिफोर दे स्टार्ट देयर ऑफिशियल बिजनेस ऑपरेशंस। तो कुछ कंपनी होती हैं, कुछ क्या मैक्सिमम सारी कंपनी होती हैं, वो क्या करती हैं कि जब उनकी कंपनी अभी इनकॉर्पोरेटेड नहीं हुई होती या बनी नहीं होती है, उससे पहले ही उनके बहुत सारे खर्चे हो जाते हैं। तो वो खर्चे क्या हैं? जैसे कि ये सारे खर्चे पढ़ लेते हैं एक एक करके। एक्सपेंसेस इन कनेक्शन विद मार्केटिंग सर्वे और फिजिबिलिटी स्टडी। मार्केटिंग सर्वे किया या फिजिबिलिटी स्टडी करी कि क्या ऐसा करना हमारे लिए फिजिबल होगा या नहीं होगा। लीगल चार्जेस लग गए, हमने जब इनकॉर्पोरेशन करवाया अपनी कंपनी का, जब हमने अपनी कंपनी का रजिस्ट्रेशन करवाया तो उसको रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए लीगल खर्चे लगे, लीगल चार्जेस लगे। प्रोफेशनल एंड कंसल्टिंग चार्जेस पेड फॉर द इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी। हमने सीए वगैरह सीएमएस का खर्चा दिया, तो वो प्रोफेशनल्स एंड कंसल्टिंग चार्जेस हो गए ये। कंपनी मार्केटिंग कॉस्ट सच एज लोगो डिज़ाइन एंड ब्रांड। तो लोगो डिज़ाइनिंग करवाई या ब्रांड तैयार करवाया तो उसमें खर्चा आ गया। तो ये सारे खर्चे जो होते हैं बेसिकली कंपनी स्टार्ट होने से पहले ही लग जाते हैं। एक तरीके से हम हिंदी भाषा में कहें तो शुरुआती खर्चे जो कंपनी के शुरू होने से पहले ही खर्चे हो जाते हैं, उनको हम बोलते हैं प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस। तो अगले टर्म की तरफ चलते हैं जो कि है डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा पूछी जाती है एग्ज़ाम्स में। तो जो सिक्स्थ है वो है देयर आर सर्टेन एक्सपेंडिचर विच आर रेवेन्यू इन नेचर। रेवेन्यू इन नेचर होता है, इसका मतलब इनके होने की जो आवृत्ति है वो बार बार है, मतलब ये साल में कई बार हो जाते हैं। बट द बेनिफिट ऑफ विच इज़ लाइकली टू बी डिराइव्ड ओवर ए नंबर ऑफ ईयर्स। सच एक्सपेंडिचर्स आर टर्म्ड एज डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। होते तो ये खर्चे रेवेन्यू नेचर के ही हैं, बट इनका बेनिफिट जो है वो एक साल में नहीं मिलता, बहुत सालों में मिलता है। जैसे कि एग्जांपल के लिए एडवर्टाइजमेंट का खर्चा ले लेते हैं। हमने एडवर्टाइजमेंट करवाई और उस एडवर्टाइजमेंट का जो बेनिफिट है वो आगे आने वाले कई सालों में मिलेगा, कई सालों तक मिलेगा। हमने एक बार एडवर्टाइजमेंट शूट कराई, उसका खर्चा दिया और उस एडवर्टाइजमेंट से हमारा प्रोडक्ट जो है बार बार सेल होता है। हर गर्मी में पाउडर वगैरह का ऐड आते हैं, तो वो एक ही बार शूट होता है, एक ही बार खर्चा पे किया जाता है, बट बेनिफिट उनको हर बार उस ऐड से होता ही होता है। तो उस तरीके के खर्चे को जितनी बार हमारी अर्निंग होगी, जितने ईयर्स के लिए अर्निंग होगी, उस ईयर्स में उसको डिवाइड कर देते हैं। एग्जाम्पल के लिए जैसे कि हमने खर्चा किया 25,000 का और उस 25,000 से अगले 5 सालों में बेनिफिट होने वाला है, तो उस 25,000 को हम क्या करेंगे, डेफर्ड कर देंगे और 5-5 हज़ार करके हम इसे एवरी ईयर प्रॉफिट एंड लॉस में ले जाएंगे। बाकी का जो बैलेंस बचेगा उसे हम अभी भी बैलेंस शीट में असेट साइड शो करते हैं। तो डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज़ ऑल अबाउट दिस। तो आगे बढ़ते हैं, जो हमारी अगली अकाउंटिंग टर्म है वो है जनरल प्रॉपर, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट जनरल प्रॉपर और जनरल जर्नल। तो इसके अंदर क्या होता है, हमारी प्राइमरी बुक्स होती हैं, सेकेंडरी बुक्स होती हैं। प्राइमरी बुक्स में कैश बुक आ जाता है, सब्सिडरी बुक सेकेंडरी बुक्स में सेल्स बुक, सेल्स रिटर्न, परचेज बुक, परचेज रिटर्न, बिल्स पेबल, बिल्स रिसीवेबल। तो इन बुक्स में मैक्सिमम ट्रांजैक्शंस जो हैं वो रिकॉर्ड हो जाती हैं, बट इनके अलावा भी कुछ ट्रांजैक्शन होती हैं और कई सारी ट्रांजैक्शन होती हैं जो रिकॉर्ड नहीं हो पाती। तो उनके लिए एक रिकॉर्डिंग के लिए ज़रिया बनाया गया है जो कि है जनरल प्रॉपर में जाके रिकॉर्ड कर दो या जनरल जर्नल में रिकॉर्ड कर दो, दोनों एक ही चीज़ हैं। आफ्टर द सब डिविजन ऑफ जनरल इनटू वेरियस सब्सिडरी बुक्स, जनरल रिमेन्स ओनली ए रेजिड्यूरी बुक in which only those transactions are recorded which cannot be recorded in any other subsidiary book. any other subsidiary books जो मैंने अभी 6-7 नाम लिए, उनमें अगर नहीं रिकॉर्ड हो पाए तो वो रिकॉर्ड होंगे जनरल प्रॉपर या जनरल जर्नल में। इन सच अ केस जर्नल इज कॉल्ड जनरल प्रॉपर और जनरल जर्नल। तो फॉलोइंग टाइप्स ऑफ ट्रांजेक्शन्स आर रिकॉर्डेड इन द जनरल प्रॉपर। तो कुछ इस तरीके के ट्रांजेक्शन जो हैं वो रिकॉर्ड किए जाते हैं। ओपनिंग एंट्रीज़, बैलेंस शीट से हम ओपनिंग एंट्रीज़ लेते हैं। क्लोजिंग एंट्रीज़, जो क्लोजिंग एंट्रीज़ होती हैं बैलेंस शीट वाली, वही। ट्रांसफ़र एंट्रीज़, एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में ट्रांसफ़र किया तब भी हम जनरल प्रॉपर का यूज़ करते हैं। एडजस्टमेंट एंट्रीज़ करी जो हम फाइनल अकाउंट्स बनाते वक्त करते हैं, तो उन्हें भी हम जनरल प्रॉपर में करते हैं। रेक्टिफाइंग एंट्रीज़, जो हमने मिस्टेक्स को रेक्टिफाई किया है, उनके लिए भी हम जनरल प्रॉपर का यूज़ करते हैं। और मिसलेनियस एंट्रीज़, जैसे कि कोई मशीनरी हो गई, क्रेडिट पे ख़रीदा गया या बेचा गया, तो इस तरीके से जो भी एंट्रीज़ होती हैं हम उनको यहाँ पे लेते हैं। इसके और एग्जांपल्स लाइक राइटिंग ऑफ बैड डेट्स, बिल रिसीवेबल रिसीव्ड, बिल्स पेबल इशूड, राइटिंग ऑफ सेल
of an asset on credit, endorsement of bill receivable or to a creditor, cancellation of bills payable, goods taken by the proprietor for personal use. So such kind of examples are there. डेबिट नोट एंड क्रेडिट नोट जो कि हमारा लास्ट होगा इसका, तो परचेज रिटर्न और रिटर्न आउटवर्ड, और सेल रिटर्न और रिटर्न इनवर्ड। तो जो डेबिट नोट होता है उसको हम बोलते हैं परचेज रिटर्न। डेबिट नोट जब इशू होता है जब हमारी परचेज रिटर्न होती है या रिटर्न आउटवर्ड होती है, रिटर्न आउटवर्ड भी इसी को ही बोलते हैं, ठीक है। और क्रेडिट नोट जब इशू होता है जब हमारी सेल्स रिटर्न होती है या रिटर्न इनवर्ड होता है। तो ऐसा क्यों होता है, डेबिट नोट या क्रेडिट नोट क्यों इशू किया जाता है? क्योंकि जब हम सामान बेचते हैं तो बिल इशू किया जाता है, और जब हम सामान वापस लेते हैं तो उसके लिए भी एक प्रूफ इशू किया जाता है, जिसे हम बोलते हैं या तो डेबिट नोट या क्रेडिट नोट। क्रेडिट नोट सेल्स रिटर्न के लिए, सेल्स रिटर्न के अगेंस्ट इशू होता है, और डेबिट नोट परचेज रिटर्न के अगेंस्ट इशू होता है। बेसिकली डेबिट नोट एंड क्रेडिट नोट इज़ लाइक अ बिल, प्रूफ है कि हमने सामान लौटा दिया है। आई होप आपको मेरा वीडियो ये पसंद आया होगा, तो लाइक कीजिए वीडियो को, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को एंड शेयर कीजिए विद योर फ्रेंड्स सो दैट दे कैन बी नोन विद दीज टर्म्स, दीज अकाउंटिंग टर्म्स। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, स्टे होम, स्टे सेफ, टेक केयर, बाय बाय।